जय हिंद दोस्त। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज का अपना 2 है। ये सॉरी, गलती से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लिखा हुआ है थंबनेल पे, कोई बात नहीं, इसको 2 कर लेना। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज का 2 होने वाला है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्या क्या बातें जानेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और आपको मैं पहले से उम्मीद दिलाता हूँ, हर बार मैं ये कहता हूँ कि आपको प्रश्न 20 है, पर 20 प्रश्न में आपको 400 क्वेश्चन की क्वेरी होके जाएगी भैया। तो समझ जाइए, आप 20 प्रश्न करेंगे पर 20 की जगह 100 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ओके, हम लोग कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट, 20-20 चलेगा। ओके दोस्त, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने ये बात समझ ली होगी, सब लोगों ने समझ ली। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक काम करिए, क्या करना है, अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने परिवार को। कौन सा? रोजगार सारथी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 1 की ओर। जानते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? चलिए, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि क्या कहता है, देखिए भैया, सबसे पहली बात ये बाइलैंग्वेज है। बाइलैंग्वेज मतलब आप लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। अगर कोई भैया कहता है कि भैया सर मुझे हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ लो भाई, कोई कहता है मुझे इंग्लिश में पढ़ना है तो भाई इंग्लिश में पढ़ लो। इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, बाइलैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब बात शुरू करते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने क्या कहेगा? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बताइए भैया, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बताओ मेरे शेर शेरनी, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग मेरे शेर शेरनी हो तो बता सकते हो कमेंट में राइट आंसर। ओके, आप लोग वर्दी हासिल करने वाले भैया, तो वर्दी हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बताओ 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे भैया वो इस व्यक्ति कौन हो जाता है? तो आप कहेंगे वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कौन रहेंगे वो व्यक्ति? आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्त, राजेंद्र प्रसाद वो व्यक्ति हैं जो 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए तो कुछ दिनों के लिए इन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया। किसे? डॉक्टर क्या बोले, राजेंद्र प्रसाद जी को। ओके, अब थोड़ी बात कर लेते और बाकी व्यक्तियों के बारे में। जैसे की बात करें जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में पद जो था वो कौन सा पद था, और उनके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किया? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने क्या किया? 13 दिसंबर 1946 को क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित करवाया। कब किया? 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित करवाया। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब यह बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो आप बोलेंगे भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कन्फ्यूजन नहीं होना है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? ओके, राजेंद्र प्रसाद कब? 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति चुने गए। क्या करें? राजेंद्र प्रसाद जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए थे। ओके दोस्त, बात करें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्या, कौन सी समिति के अध्यक्ष रहेंगे? आप कहेंगे भैया प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठो भाई, सबसे बोल रहा हूँ, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठो, जरूरी है। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठोगे तो सही से लिख पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को, और अच्छे से लिखने में आसानी होगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ। बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन छोटी है अपने पास, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग सुन के लिखते जाओ। ओके दोस्त, बात करें स्थायी सदस्य के अध्यक्ष थे। कौन सा अध्यक्ष थे? आप कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जब स्थायी सदस्य के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उस समय सदस्य की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे सदस्य की संख्या थी कितनी? 7 सदस्य इसमें शामिल थे। कितने? 7 मेंबर्स। कितने मेंबर? 7 मेंबर इसमें शामिल थे।
ओके दोस्त, बात करें बहस बहस चली भैया इस प्रारूप समिति में कितने दिन तक बहस चली। बहस का मतलब क्या, संविधान के ऊपर जब बात बनी तो बात विचार वाद विवाद कितने वर्षों तक चला, सॉरी कितने दिनों तक चला। तो आप कहेंगे भैया 114 दिन तक इसमें वाद विवाद चले। बहस कितने दिन तक चली, 114 दिन तक। ओके दोस्त, तो 114 दिन तक इसमें वाद विवाद चले, बहस चली। ओके दोस्त, कोई डाउट नहीं। इन्हें हम संविधान का पिता भी कहते हैं, किसको, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को। क्लियर, आपके 4 से 5 प्रश्न यहीं पे हो गए हैं। आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो आप बताओ भैया, भारतीय जो हमारा संविधान है, इस संविधान को कब लागू किया गया। तो बताओ भैया कब लागू किया गया। तो आप कहेंगे भैया भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 2050 को, क्या कहेंगे 26 जनवरी 2050 को, या फिर 26 नवंबर 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, या फिर 22 जुलाई 1947 को। तो भैया बताओ कौन से जन्म दिवस को या कौन से सन को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, बताइए। तो आप कहेंगे भैया हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, क्या कहेंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। अच्छा भैया, तो भैया बता दीजिए कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नहीं भैया, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, लागू किया गया, अंगीकृत किया गया। जब अंगीकृत बन के तैयार हो गया भैया, अंगीकृत का मतलब क्या हुआ कि बन के तैयार हुआ। जब 26 नवंबर 1950 के बन के तैयार हो गया, उसके बाद क्या होता है कि इसको बन तो गया भैया, अब इसको लागू करने का भी टाइम दिया जाएगा ना। लागू कब किया गया, तो आप कहेंगे इसके 1 वर्ष बाद। कब किया गया, 1 वर्ष बाद नहीं, कुछ बोलेंगे कुछ समय बाद। तो कब किया गया, आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया भैया, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू याद रहेगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ओके दोस्त, अगर बात करें 24 जनवरी 1950 की, तो 24 जनवरी 1950 को क्या हो भैया, संविधान सभा की अंतिम बैठक हो चुकी थी। अंतिम बैठक हो चुकी थी जिसमें बोला गया कि हाँ, अंतिम बैठक में बोला गया कि अब सब कुछ हो चुका है, अब संविधान को लागू करने का समय आ चुका है। तो उसको कहते हैं अंतिम बैठक। ओके, बात करें 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई को क्या कार्य हुआ है, आप कहेंगे भैया 22 जुलाई को जो हमारा झंडा है उसको अपनाया गया था। क्या बोले, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो याद रहेगा, ओके याद रहना चाहिए। और क्या बातें रह सकती हैं भैया, बात करें 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया। कौन सा गान अपनाया गया, आप कहेंगे राष्ट्रीय गान। तो बताओ राष्ट्रीय गान कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताओ ना मुझे ज़रा कि राष्ट्रीय गान कौन सा है। बता दो मेरे शेर नहीं जल्दी से, कौन सा अपना राष्ट्रीय गान है, जनगण मन है या फिर वंदे मातरम है। बताओ कौन सा अपना राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, बताओ जल्दी। और बात करें 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगीत अपनाया गया। तो बताओ ये दोनों में से कौन सा राष्ट्रीय गाना है, कौन सा राष्ट्रगीत है, लिख के बताओ थोड़ा थोड़ा। क्या कहेंगे, लिख के बताओ थोड़ा थोड़ा। चलिए दोस्त, याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है भैया, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। क्या कह रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान। तो भैया हमारे भारत का क्या प्रथम लिखित संविधान है विश्व का। तो आप कहेंगे भैया नहीं, तो बताओ भैया वो देश कौन सा जिसका पहला संविधान लिखा गया, सबसे पहले संविधान लिखा गया, उसके बाद बाकी देशों ने संविधान लिखने की प्रथा चालू करी। तो आप कहेंगे क्या भैया ऑप्शन नंबर भारत। नहीं भैया, भारत ने तो 1950 को लागू किया अपना, 26 जनवरी 1950 को। ओके भैया, तो बताओ कब हुआ है। तो क्या वो चीन है। नहीं भैया, चीन तो नहीं है, चीन ने तो बहुत बाद में किया, भारत के बहुत बाद किया है। कब किया चीन ने, आप कहेंगे 4 दिसंबर 1982 को। कब किया चीन ने, 4 दिसंबर 1982 को। 1982 को संविधान बनाया। कब बनाया, ये बनाया चीन ने। तो भैया चीन ने जब ये बनाया तो भैया ऑप्शन में बचा क्या, ऑप्शन है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन में बचा है आखिरी अमेरिका। तो भैया सबसे पुराना जो संविधान है किसका है, और सबसे प्रथम आप कहेंगे अमेरिका का, यूएसए। तो भैया इसने कब अपना संविधान बनाया, तो आप कहेंगे अमेरिका ने संविधान बनाया 1789 को। 1789 ईस्वी को अब ये अपना संविधान अंगीकृत करता है, बनाता है और लागू करता है। याद रहेगा, ओके। चलिए
कुछ और बातें करते हैं। भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में कुछ भाग हैं, उन भागों की बात करते हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी जब अंगीकृत किया गया था, भारतीय संविधान बनाया गया था, लागू किया गया था, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, बात करते हैं। जैसे कि बात करें भारतीय संविधान की, तो मूल संविधान में जो भाग थे उस समय के मूल संविधान में, तो कितने भाग थे, आप कहेंगे 22 भाग थे। कितने भाग थे, आप कहेंगे 22। अगर बात करें मूल संविधान में अनुसूचियाँ, तो बोलेंगे भैया अनुसूची कितनी थी, क्या बोलेंगे, सॉरी अनुच्छेद, तो आप कहेंगे अनुच्छेद थे 395 आप कहेंगे अनुच्छेद थे उस समय के। अनुच्छेद याद रहेगा 395। बात करें भैया अनुसूचियाँ, तो अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी, 8 अनुसूची थी। ओके दोस्त, याद रहेगा 22 भाग 395, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अगर बात करें इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे भैया वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान में क्या हुआ, जो भाग वो हमारे भाग की संख्या कितनी हो गई है, भाग की संख्या हो गई है 25। कितने भाग बढ़े, आप कहेंगे 3 भाग बढ़ चुके हैं। अगर बात करें अनुच्छेद की संख्या, तो अनुच्छेद बोलेंगे भैया 470। वर्तमान अनुच्छेद कितने, आप कहेंगे भैया 470 वर्तमान अनुच्छेदों की संख्या है। याद रहेगा, ओके। बात करें अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियाँ आप कहेंगे भैया वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। पहले कितनी थी, 8, वर्तमान में कितनी है, 12। संख्या कितनी बढ़ चुकी है, आप कहेंगे भैया संख्या बढ़ चुकी है 4। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 395 थे, यहाँ पे 470 हो चुके हैं। संख्या कितनी बढ़ गई, 75। तब से अभी तक कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो आप कहेंगे भैया 75 अनुच्छेद और जोड़े गए हैं। तो भैया क्या भारत के संविधान में अनुच्छेद जोड़ सकते हैं, हाँ भैया भारत के संविधान में अनुच्छेद जोड़ सकते हैं, पर उसका जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही आप भारत के संविधान में अनुच्छेद जोड़ सकते हैं, वरना अनुच्छेद आप पैसे नहीं जोड़ सकते हो। उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को पालन करके ही आप अनुच्छेद जोड़ सकते हैं। याद रहेगा, चलिए मैं वो बार बार बोल रहा हूँ आपसे, कॉपी पेन लेके बैठिए, 8 में लिखते रहिएगा हर बार। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से, इन सब देश में से जो दिए गए हैं हमें, इन सब देश में से बताओ कि किस देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब कि वो व्यक्ति सिर्फ एक देश का नागरिक होगा, किसी अन्य देश का नागरिक नहीं होगा। अगर वो भारत का नागरिक है तो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं होगा। अगर मान लो कि मैं हूँ, अगर मुझे मान लो अमेरिका की नागरिकता चाहिए, तो मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। ओके, तो क्या कहते हैं, एक देश की नागरिकता छोड़नी होती है, तो एक देश की नागरिकता अपना सकते हो। और बात करें दोहरी नागरिकता किन देशों में, उनकी भी बात हम लोग करेंगे इसी के अंदर। तो सबसे पहले अपने प्रश्न की बात करते हैं। अगर एकल नागरिकता की बात करें तो वो है हमारा देश भारत। क्या करेंगे, हमारा देश भारत में सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है। ओके बात। अब बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में भैया कैसी नागरिकता है, आप कहेंगे अमेरिका में भैया दोहरी नागरिकता है। कैसी, दोहरी नागरिकता है। क्या कोई व्यक्ति अमेरिका का भी, क्या कहेंगे, क्या कोई व्यक्ति अमेरिका का भी सदस्य बन सकता है और वो किसी अन्य देश का भी सदस्य बन सकता है। हाँ भैया, कोई व्यक्ति अमेरिका भी सदस्य बन सकता है और किसी अन्य देश का भी सदस्य बन सकता है। बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी दोहरी नागरिकता है। आप कहेंगे हाँ भैया पाकिस्तान में भी दोहरी नागरिकता है। तो ये दोनों बातें कहाँ की हैं, अमेरिका और पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता है। चीन के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि वो वैसे ही अलग प्राणी है। ओके, चलिए याद रहेगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, चीन में दोहरी नागरिकता है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी दोहरी नागरिकता है। बात करें भारत पे, तो भारत पे एकल नागरिकता है। ओके दोस्त, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत के ऊपर। अब बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 है मिलान। तो क्या कहेंगे, मिलान करना है आप लोगों को। मिलान कैसे करेंगे, सारी बात जानते हैं मिलान करने के बारे में। सबसे पहले बात करता है, क्या कहता है, मिलान करें कुंजी 1 को कुंजी 2 से मिलाएं। क्या कहता है, कुंजी 1 को कुंजी 2 से मिलाएं। तो भैया मेरे शेर नहीं लग जाइए मिलाने में, जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगाइए और मिलाइए। क्या कहेंगे, समिति और अध्यक्ष को मिलाना है। क्या बोलेंगे, समिति और अध्यक्ष को मिलाना है। क्या संचालन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आप बोलेंगे भैया नहीं। तो बताइए कौन होंगे पंडित संचालन समिति के अध्यक्ष, आप बोलेंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिलान करो भैया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मिलान करो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नहीं भैया ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिलाने से। बात करें संचालन समिति के अध्यक्ष, तो आप कहेंगे भैया संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, बताओ।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या कहेंगे? भीमराव अम्बेडकर। तो ये हो गए कौन सी समिति के अध्यक्ष? आप कहेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर बात करें झंडा समिति के अध्यक्ष, नीचे से मिलाना शुरू करो, झंडा समिति के अध्यक्ष आप कहेंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या कहेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बात करें, क्या बात करेंगे? अगर बात करें संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बचा क्या? संचालन समिति, तो आप लगा देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैच कर लिया। क्या कहेंगे? 2 1 4 3। क्या कहेंगे? 2 1 4 3। अपना आंसर क्या होने वाला? 2 1 4 3। आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन में क्या है? ओके, थोड़ा ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं, कोई नहीं, मिला लेना। क्या 2 1 3 4 है? क्या 2 1 4 3 है? क्या 1 4 3 2 है? क्या 2 4 3 1 है? तो आप कहेंगे भैया 2 1 4 3 है। 2 1 4 3 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर वेलिएंट। ओके, बी फॉर वेलिएंट। ओके, लगा दीजिए वी फॉर वेलिएंट, वी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल इत्यादि, पर हमारी तरफ से बी फॉर वेलिएंट। क्या कहेंगे? वी फॉर वेलिएंट। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। भैया अगर बात करें टोटल प्रश्न कितने होने वाले, आखिरी में आपको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आराम से आपके जितना आप पढ़ सकते हो उतने ही प्रश्न रखें, ज़्यादा प्रश्न नहीं रखें। ओके दोस्त, चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की? या बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। हड़प्पा या सिंधु एक ही नाम है, कोई डाउट नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, बात करें किसने करी इसकी खोज, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी यज्ञदत्त शर्मा, यह बोलेंगे रंगानाथ राव। तो भैया इन चारों व्यक्ति में से बताओ कि वो व्यक्ति कौन है जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी, या बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी। तो आप कहेंगे भैया वो व्यक्ति हैं, वो है रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने क्या किया है? इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता या बोले हड़प्पा सभ्यता की खोज करी है। तो भैया इन्होंने और क्या खोजा है? इन्होंने खोला है मोहनजोदड़ो को। क्या बोलेंगे? इन्होंने खोजा है मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी है? आप कहेंगे मोहनजोदड़ो की खोज करी है रखाल दास बनर्जी ने। भैया कब करा है इनका खोज इन लोगों ने? तो आप बोलेंगे 1922 में। कब करा है? 1922 में। आप बोलेंगे कौन से स्थान पर किया है? तो आप बोलेंगे भैया पाकिस्तान। कौन से स्थान? पाकिस्तान में किया है। हमारा आंसर का, प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? रखालदास बनर्जी। इन्होंने और क्या किया? मोहनजोदड़ो खोज करी है। कब की है? 1922 में करी है। कहाँ पर करी है? आप कहेंगे पाकिस्तान में करी है, नो डाउट। ओके, बात कर लेते भैया थोड़ा इनके बारे में, नहीं ये बुरा मान जाएंगे। कौन बुरा मान जाएगा? मान जाएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। सॉरी दोस्त, मैंने गलती से आपको ऑप्शन नंबर बी बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होने वाला है। क्या बोलेंगे? रखालदास बनर्जी, इन्होंने खोज करी हड़प्पा सभ्यता की। सॉरी, कब करी इन्होंने खोज? आप कहेंगे 1921 में। बाकी चीज़ें वो जो बोली है वो सही है, 1921 में। ओके, कहाँ करी है? रावी नदी के किनारे करी है। क्या कहेंगे? रावी नदी के किनारे करी है। रावी नदी कहाँ पड़ती है? आप कहेंगे पाकिस्तान में करी है। ओके दोस्त, पाकिस्तान में करी है। बात करें यज्ञदत्त शर्मा जी के बारे में, तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने कौन से स्थान की खोज करी है? तो आप कहेंगे यज्ञदत्त शर्मा ने करी है रोपड़ की खोज। क्या कहेंगे? रोपड़ की खोज, रोपड़ की खोज करी है। हम लोग रखालदास बनर्जी को जान चुके हैं, उन्होंने करी है मोहनजोदड़ो की खोज। भैया यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज करी, कब करी है? आप कहेंगे 1953 में। कब? 1953। कहाँ पर करी है भैया ये खोज? तो आप कहेंगे पंजाब। कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में करी है खोज। ओके, कहाँ पर करी? नदी का नाम क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज, सतलज नदी याद रहेगा। ओके, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, बात करें रंगानाथ राव, तो भैया रंगानाथ राव ने कौन सी खोज करी है? तो आप कहेंगे रंगानाथ राव ने लोथल की खोज करी है। कौन सा? लोथल। लोथल भैया कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज रंगानाथ ने कब करी? तो आप कहेंगे रंगानाथ राव ने इसकी खोज करी है रोपड़ की खोज के 1 वर्ष बाद, जिसकी खोज हुई है 1954 में। ओके, कहाँ पर करी है? आप बोलेंगे भगवा नदी पर। कौन सी? भोगवा नदी पर। ओके, याद रहेगा। चलिए
अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, नीचे आ जाओ जरा, जल्दीबाजी में क्यों भाग रहे हो, आराम से तसल्ली से भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके, क्या कहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके, रोजगार सारथी, बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का समाज था। तो आप बताओ भैया, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज किस प्रकार का था। क्या समाज मातृ सत्तात्मक था, क्या समाज पितृ सत्तात्मक था, क्या समाज पुत्र सत्तात्मक था, यह निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बताओ भैया, समाज किस प्रकार का समाज था, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे भैया समाज जो था, समाज किस प्रकार का था, आप कहेंगे समाज था मातृ सत्तात्मक। कैसा समाज था, आप कहेंगे मातृ सत्तात्मक समाज था। ओके भैया, नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। अभी मातृ सत्तात्मक था, आगे जाके पितृ सत्तात्मक समाज होता है, किसमें, आप बोलेंगे क्या कहेंगे, आप कहेंगे वैदिक सभ्यता के अंदर। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। कैसे खेत के प्रमाण भैया, जुते हुए खेत के प्रमाण। तो बताओ जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी लोथल, या फिर बोलेंगे हड़प्पा। तो बताओ भैया जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप कहेंगे भैया जुते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो ये प्राप्त हुए हमें कहाँ से, कालीबंगन से। कहाँ से, कालीबंगन से। ओके दोस्त, कालीबंगन से हमें और क्या प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे भैया नक्काशी के ईंटों का प्रयोग, ईंट जो हमें वहाँ से प्राप्त हुए ना भैया, ईंटें, उनके ऊपर क्या हुआ, नक्काशी का प्रयोग किया गया है। नक्काशी मतलब डिजाइन बनाए गए हैं उसके ऊपर। और क्या प्राप्त हुआ, आप कहेंगे अग्निकुंड प्राप्त हुआ। क्या कहेंगे, अग्निकुंड। अग्निकुंड हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप कहेंगे भैया अग्निकुंड भी हमें कहाँ से, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ओके भैया, कालीबंगन से प्राप्त हो गया। अब भैया बता दो कि बाकी स्थानों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर हड़प्पा। तो हम बात करें हड़प्पा से हमें प्राप्त क्या हुआ है, आप कहेंगे मृतकों का टीला। मृतकों का टीला हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ। बात करें विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार बहुत बड़ा अन्नागार था जहाँ पर पूरे राज्य का अन्न रखा जाता था, जो विपदा के समय काम में लाया जाता था। तो ओके दोस्त, बात करें लोथल, तो लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से हमें अग्निकुंड यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। और क्या बोलेंगे, मनके बनाने की विधि, मनका बनाने के कारखाने और विधि चूंदड़ों से भी हमें प्राप्त हुई। और कहाँ से प्राप्त हुई है, यहाँ से लोथल से भी प्राप्त हुई है। तो दो जगह से हमें मनका बनाने की विधि प्राप्त होती है, चूंदड़ों एवं लोथल से। ओके, चावल के साक्ष्य में कहाँ से मिले, लोथल से मिले हैं। घड़ों की प्रतिमा मिट्टी की, मिट्टी के घड़े में कहाँ से प्राप्त हुए, आप कहेंगे लोथल से हमें प्राप्त हुए। तो भैया इतनी सारी चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से। बात करें अग्निकुंड, मनके बनाने के कारखाने, चावल और घोड़े की प्रतिमा मिट्टी की, सॉरी घड़े की बोल रहा था, घोड़े की प्रतिमा। ओके, बात करें डी हड़प्पा, हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ, मोहरों पर एक सिंग वाले पशु के चित्र। क्या बोले, मोहरों पर जो है ना एक सिंग वाले पशु का चित्र प्राप्त हुआ, सिंग वाले पशु का चित्र। ओके भैया, तो ये हमें चीज़ें प्राप्त हुई कहाँ से, इन सब जगहों से प्राप्त हुए। याद रहेगा, कभी नहीं बोलेंगे, बोले भैया नो, नेवर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि आर्य की कौन सी भाषा थी। आर्य जो थे भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग करते, बातचीत की भाषा कौन सी थी। तो भैया कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, या ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश। तो भैया बताओ इन लोगों की भाषा कौन सी थी। तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट लगा दीजिए, जो ये आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ओके, निर्मित ये सभ्यता कैसी थी, निर्मित सभ्यता थी, ये वैदिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी। आर्यों का शब्द जो होता है, आर्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ अगर आप बात करें अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ, बड़ा। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो आर्य का अर्थ क्या हुआ, बड़ा, श्रेष्ठ। याद रहेगा, ओके भैया याद रहेगा, नहीं भूलेंगे, नेवर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। बहुत से बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, भैया कितने प्रश्न और हैं। भैया अभी प्रश्न थोड़े और हैं, लगभग इसका 50% हम लोग कर चुके हैं, 50% और बचे हुए हैं। ओके दोस्त, 50% और बचे हुए हैं।
क्या कहेंगे, वैदिक काल में प्रशासन की इकाई का कितने भागों में बांटा गया था। अगर बात करें वैदिक काल, तो वैदिक काल में प्रशासन की जो इकाई थी उसको कितने भागों में बांटा गया था। तो आप कहेंगे भैया क्या ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 8 भागों में, या ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो आप कहेंगे भैया कितने भागों में डिवाइड किया गया था प्रशासन की इकाई को। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला, तो आप कहेंगे बेस्ट ऑप्शन भैया ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है पेपर में आपको ये प्रश्न आगे पीछे मिल जाए, पर पेपर में प्रश्न जरूर बनेगा इससे। ओके, तो क्या कहेंगे, पेपर में प्रश्न जरूर बनेगा। भैया जो 5 इकाइयाँ, इकाइयों के नाम भी बता दूं। ओके चलो सुन लो इकाइयों के नाम। क्या कहेंगे, कुल, ग्राम, क्या कहेंगे, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। विश्व, जन व राष्ट्र, ये क्या थी, ये इकाइयाँ थी। ग्राम की कुल 5 इकाइयाँ थी, याद रहेगा। ओके, प्रशासन की इकाइयाँ। आ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया है। ये वर्ड गलत लिखे हैं, कोई बात नहीं, वाह लग गया है, कोई बात नहीं, सही कर लेना इसको अपने नोट्सों में। ओके, कितने वर्णों में बांटा गया है। ओके, आप कहेंगे भैया कितने, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 1, या ऑप्शन नंबर डी 4। तो बचाओ भैया कितने वर्णों में डिवाइड किया गया, वर्ण कितने में डिवाइड किया गया ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक समाज को। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है इस मामले में। भैया क्या बड़ों की संख्या बता दूं भैया, हाँ भैया बता दो बड़ों की संख्या, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चलिए बता देता हूँ भैया, बड़ों की मेहरबानी तो भैया आपकी होगी, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। ओके, क्या कहेंगे, ब्राह्मण समाज, पहला ब्राह्मण समाज में बांटा गया, दूसरा क्षत्रिय समाज में बांटा गया है, तीसरा वैश्य में बांटा गया है, और आखिरी अपना शूद्र में बांटा गया। तो कितने समाज में बांटा गया था, समाज को कितने इकाई में बांटा गया था, आप कहेंगे समाज को बांटा गया है टोटल 4 इकाइयों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब एक काम करो आप लोग, इन लोगों को मुझे काम लिख के भेजो आप लोग कि ब्राह्मण का काम क्या था, क्षत्रिय का काम क्या था, वैश्य का काम क्या था और शूद्र का काम क्या था। इनके काम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। चलिए ऑप्शन अपना ए रहेगा इसका राइट आंसर। बात करें भैया प्रश्न नंबर 12 की, तो प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। अगर बात करें भारत के मामले में, तो भारत के मामले में भारत की पहली बार संपूर्ण जनगणना कब करी गई थी। तो आप कहेंगे भैया संपूर्ण जनगणना, अच्छा भैया चलिए बता देंगे भैया। ऑप्शन नंबर बताओ, देखो फिर बताओ। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर देखो फिर बताओ। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1882, ऑप्शन नंबर सी 1960, या ऑप्शन नंबर डी 1881। तो 1881, 1960, 1882, 1947, बताओ इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। और ये प्रश्न भैया आपका एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, 10 जनवरी 2000 क्या बोलेंगे 10 जनवरी 2023 में पूछा गया। शिफ्ट कौन सी थी, आप कहेंगे शिफ्ट थी भैया 1, शिफ्ट थी सेकंड, कौन सी शिफ्ट थी भैया, आप कहेंगे शिफ्ट सेकंड में पूछा गया ये प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो याद रहेगा, भूल मत जाना। तो भैया आपका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर आप कहेंगे भैया, राइट आंसर कहेंगे आप क्या कहेंगे, अरे कलर चेंज कर लूँ भाई, आप कहेंगे भैया डी, क्या कहेंगे डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर यू। 1881 में संपूर्ण जनगणना करी गई थी। ओके चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 12 तक हम लोग आ चुके हैं, प्रश्न नंबर 13 को हम लोग करने वाले हैं। बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता, भैया डैश बना है, डैश को आप लोगों को भरना है। अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लें। चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग काउंसिलिंग ऑफ स्किल इंडिया मिशन डैश डूज, ओके करता है, बताओ। तो ऑप्शन अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री जी,
ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, या फिर बोलेंगे उपराष्ट्रपति। तो आप बताना भैया वो व्यक्ति कौन है जो इसकी अध्यक्षता करता है। ओके, या एक ऑप्शन और लगा सकते हो, गृह मंत्री लगा लेना। चलो, तो आप कहेंगे भैया दो, जो स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करता है वो व्यक्ति है पीएम हो जाता है। कौन? प्रधानमंत्री। ओके, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भैया क्या होता है इसके अंदर? 24 लाख छात्रों को स्किल दी जाती है। कितनी दी जाती है भैया? 24 लाख छात्रों को स्किल दी जाती है और अभी भी छात्रों को स्किल दी जा रही है। चलिए भैया, आ जाते हैं प्रश्न नंबर कितने पर? प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? महात्मा गांधी नए, कौन से महात्मा गांधी नए श्रृंखला के 50 के नोट का आधार रंग क्या है? भैया क्या पूछ लिया इसने? अच्छा भैया ये तो बताओ भैया, जो महात्मा गांधी के नोट हैं उनकी 50 जो श्रृंखला है उनमें बताओ कि उनका रंग कौन सा है। 50 का नोट है उसका रंग कौन सा है? तो बताओ, स्टोन ग्रे है क्या वो? तो बोलेंगे स्टोन ग्रे है क्या भैया वो, या बोलेंगे चॉकलेटी भूरा है, या फिर बोलेंगे फ्लोरोसेंट नीला है, या फिर बोलेंगे लेवेंडर है। तो आप बताओ भैया कौन सा कलर है इस का, कौन से का 50 का नोट का? तो भैया बोलो 50 के नोट का कौन सा कलर है, नए वाले 50 के नोट का? तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी को बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोसेंट नीला। ओके, ऑप्शन नंबर सी पर राइट आंसर लगा दीजिए, फ्लोरोसेंट नीला हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो अच्छा बताओ, चॉकलेटी भूरा कौन सा है और लेवेंडर कलर किसका है? बताओ, कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए आंसर है। प्रश्न हो गया। ओके, बात करें भैया प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? आरबीआई के अनुसार, क्या कहेंगे? आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? बात करें सेवा क्षेत्र की। ओके, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर की जो भूमिका थी वो कितनी थी, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? कब की बात कर रहा है ये भैया? कर रहा है 1980 की बात। तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन में अपने पास क्या है? ऑप्शन 38.6%, या 18.6%, 58.6%, बात करें या फिर बोले 78.6%। तो आप कहेंगे भैया मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है, आप बता दो भैया। तो आप बोलेंगे भैया मुझे कन्फ्यूजन है, आप बता दो। तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए। पर अगली बार से आप खुद याद करोगे, खुद बताओगे भैया क्या इसका सही आंसर होने वाला है। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये थी प्रतिशत संख्या, कितनी थी? 38.6%। कब की थी? ये कहेंगे 1980 की, 1980 की। चलिए भैया प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकती है उसे, तो भैया उसे क्या कहते हैं? उसके रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? क्या वो ओडोमीटर है, क्या वो स्पीडोमीटर है, क्या वो ए मीटर है, या फिर वो हाइड्रोग्रोमीटर है? बताओ वो कौन सा मीटर? ये मीटर गलत लिख गया है। तो भैया वो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलेंगे? ए मीटर। ए मीटर, ए मीटर इज द राइट आंसर, लगा लीजिएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस के आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? कौन से उपकरण का उपयोग हवा एवं उसकी आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, गैस की आर्द्रता के लिए? तो बताओ वो कौन से, कितने? तो बताइए भैया, तो उपकरण की संख्या कितनी रहेगी? तो वो उपकरण की संख्या आप बताइए कितनी रहेगी? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 10, या ऑप्शन नंबर डी 20। तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी 20 संख्या क्या रहेगी? 20 संख्या रहेगी। मापने के लिए इतनी आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। आ जाइए अपने प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रोपोइन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या बोलेंगे? प्रोपोइन एक गैस होती है, प्रोपोइन एक केमिकल है, उसका रासायनिक सूत्र बताइए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोइन? ओके बहुत दोस्त, तो बताइए केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोइन। क्या बोलेंगे? C3H4, C3H4, या बोलेंगे C4H5, या बोलेंगे
C3H5 या बोलेंगे C4H4। तो भैया बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है। आप कहेंगे भैया राइट आंसर आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। कितना? C3H4। C3H4 इसका रासायनिक सूत्र है C3H4। याद रहेगा भैया, हर समय याद रहेगा। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? डैश आवर्ती श्रेणी में 17वें समूह में स्थित है। क्या भैया आवर्ती श्रेणी में 17 समूह पर स्थित है? तो वो कौन सा गैस है, क्या है जो 17वें समूह में उपस्थित है? तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है। क्या वो अक्रिय गैस है? क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस है। क्या वो बोरोन है? क्या वो कॉल्कोजोन है? या बोलेंगे हेलोजोन है? तो बताइए वो गैस कौन सी जो आवर्ती श्रेणी में कितने नंबर पे आती है? 17वें नंबर पर आती है, 17वें नंबर पर आती है। तो भैया आप कहेंगे भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हो गया ना कंफ्यूज भैया? क्या कहेंगे? डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर आप लोग लगाएंगे, डी पर राइट क्लिक मार देना। ओके चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ भैया विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ओके दोस्त, तो बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, या ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, या ऑप्शन नंबर डी जूल। तो बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप कहेंगे भैया इसका राइट आंसर होने वाला है वोल्ट। क्या कहेंगे? वोल्ट इज़ द राइट आंसर। ऐसा ही मात्रक होता है किसका? विद्युत विभवांतर का। ओके तो दोस्तों आज तक प्रश्न आपके यहीं तक थे, आज के प्रश्न। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे उनके पास प्रश्न मिलता रहे। और आज आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए। निम्नलिखित में से वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? आप कहेंगे वेदांगों की कुल संख्या बताओ कमेंट बॉक्स में। तो क्या कहेंगे दोस्त, आप लोगों ने सारे प्रश्न कवर किए होंगे। उम्मीद है आप लोगों का स्कोर क्या रहेगा। स्कोर रहा हो तो जो भी स्कोर रहा हो आप लोगों का, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए। क्या कहेंगे 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भैया। 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। स्कोर बेस्ट रहना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे स्कोर अपना बेस्ट कर लेंगे। क्या कहेंगे? धीरे धीरे स्कोर अपना अच्छा कर लेंगे जीएस के अंदर। तो कोई बात नहीं, जीएस की आप लोग टेंशन मत लीजिए, जीएस के अंदर हमारा स्कोर अच्छा हो जाने वाला है। बस आप लोग लगे रहिए, एक डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, मुकाम के साथ इसको पढ़ने में, और कहीं भी ध्यान मत भटकाइएगा, लगे रहिएगा पढ़ने में। माँ बाप का सपना है, माता पिता का सपना है, साकार करना है तो पढ़ना होगा। ओके उम्मीद करूँगा सारी चीज़ समझ में आएगी। स्कोर अपना लास्ट में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करूँगा सारी चीज़ समझ में आएगी। समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।